1944 के बसंत तक यूरोप नाजी अत्याचार के अंधेरे में डूबा हुआ था। जर्मनी ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी थी और महाद्वीप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पूर्व के बर्फीले मैदानों से लेकर अटलांटिक तट तक नाजी युद्ध मशीन तबाही का निशान छोड़ गई थी। नाजी उत्पीड़न के क्रूर जुए के नीचे लाखों लोग मारे गए थे। यूरोप के कभी जीवंत शहर खंडहर में पड़े थे। जर्मनी के खिलाफ ज्वार धीरे धीरे पलटने लगा था। मित्र देशों की सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका और इटली में जीत हासिल की थी। इस अंधेरे के बीच आशा की एक किरण दिखाई दी। पश्चिम में मित्र देशों की सेनाओं ने इंग्लिश चैनल के पार एक विशाल आक्रमण की तैयारी की। यह ऑपरेशन, जिसका कोडनेम ओवरलॉर्ड था, डी-डे के नाम से जाना जाने लगा। जब पश्चिमी यूरोप नाजी कब्जे की भयावहता से जूझ रहा था, तब पूर्व में एक भयंकर संघर्ष छिड़ा हुआ था। पूर्वी मोर्चे पर जोसेफ स्टालिन की अगुवाई में सोवियत संघ ने नाजी युद्ध मशीन का सबसे ज्यादा सामना किया। 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा की शुरुआत से ही सोवियत के लोगों ने अकल्पनीय कष्ट सहे थे। लाखों सोवियत सैनिक और नागरिक इस कड़वे युद्ध में मारे गए थे। सोवियत संघ पश्चिमी सहयोगियों से पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने की विनती कर रहा था। इससे जर्मनी को पूर्वी मोर्चे से अपने सैनिकों और संसाधनों को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ता, जिससे संकटग्रस्त सोवियत सेनाओं पर से कुछ दबाव कम हो जाता। लाल सेना अस्तित्व के लिए एक बेताब संघर्ष में फंसी हुई थी। पश्चिमी मित्र देशों ने दूसरे मोर्चे के रणनीतिक महत्व को पहचाना। पश्चिमी यूरोप पर एक सफल आक्रमण जर्मन सेना को दो शक्तिशाली ताकतों के बीच फंसा देगा। जर्मनी के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने का समय नजदीक आ रहा था और पश्चिमी मित्र देशों को पता था कि देरी करने से युद्ध लंबा ही होगा। नॉर्मंडी पर आक्रमण, जिसका कोड नेम ऑपरेशन ओवरलॉर्ड था, मानव इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी समुद्री हमला था। ओवरलॉर्ड की योजना वास्तविक आक्रमण से सालों पहले शुरू हुई थी, जिसमें बारीकियों पर बहुत ध्यान दिया गया था। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड की योजना में छल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मित्र देशों को पता था कि जर्मनों को चौंकाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन फोर्टिट्यूड के तहत जर्मनों को गुमराह करने की योजना बनाई। दोहरे एजेंट, नकली रेडियो प्रसारण और हवा से भरे टैंक, इन सभी का इस्तेमाल भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड का साजो सामान चौंका देने वाला था। लाखों टन आपूर्ति को इंग्लिश चैनल के पार ले जाना पड़ा। हजारों जहाजों को आक्रमण के लिए इकट्ठा किया गया था। 1944 के बसंत तक इंग्लैंड गतिविधियों का केंद्र था। भाग 4, मित्र देशों का बेड़ा एकजुट वैश्विक बल। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के लिए इकट्ठा हुआ आक्रमण बल वास्तव में एक वैश्विक बल था, जो नाजी जर्मनी को हराने के लिए एक साथ आए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का प्रमाण था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और मुक्त फ्रांसीसी सेनाओं ने आक्रमण बल का मुख्य भाग बनाया, लेकिन कई अन्य कब्जे वाले देशों के सैनिकों ने भी भाग लिया। मित्र देशों के बल की विविधता नाजी अत्याचार के खिलाफ वैश्विक संघर्ष का प्रतिबिंब थी। फांसीवाद को हराने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट जीवन के सभी क्षेत्रों के पुरुष और महिलाएं यूरोप को मुक्त कराने के लिए एक साथ आए थे। आक्रमण में सीधे तौर पर शामिल सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के अलावा अनगिनत लोगों ने युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए पर्दे के पीछे अथक परिश्रम किया। कारखाने के कर्मचारियों, नर्सों, कोड ब्रेकर और अनगिनत अन्य लोगों ने मित्र देशों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नॉर्मंडी पर आक्रमण सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के साझा मूल्यों का प्रमाण था। भाग 5, 6 जून 1944। नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर धावा। 6 जून 1944 के सुबह होने से पहले के घंटों में इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री आक्रमण बल फ्रांस के नॉर्मंडी तट के लिए रवाना हुआ। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड वर्षों की योजना और तैयारी की परिणति चल रहा था। यूरोप और शायद दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। मुख्य रूप से अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई सैनिकों से बनी शुरुआती हमले की लहर को जर्मन रक्षकों के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। समुद्र तटों, जिनका कोड नेम यूटा, ओमाहा, गोल्ड, जूनो और स्वॉर्ड था, को बंकरों, मशीन गन के घोंसलों और मित्र देशों की प्रगति में बाधा डालने के लिए डिजाइन की गई बाधाओं से मजबूत किया गया था। भारी नुकसान के बावजूद मित्र देशों की सेनाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, दृढ़ जर्मन प्रतिरोध के खिलाफ जमीन पर आगे बढ़ते रहे। डी-डे 6 जून 1944 के अंत तक
मित्र देशों ने नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर पैर जमा लिए थे। आक्रमण सफल रहा था, लेकिन फ्रांस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। भाग 6 पैराट्रूपर्स। सुबह होने से पहले के घंटों में गोलीबारी के बीच साहस। नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर मुख्य लैंडिंग से पहले के घंटों में मित्र देशों के पैराट्रूपर्स ने जर्मन लाइनों के पीछे साहसी हवाई हमले किए। उनका मिशन महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों को सुरक्षित करना, जर्मन संचार को बाधित करना और दुश्मन के बीच भ्रम पैदा करना था। ये हवाई हमले डी-डे लैंडिंग की सफलता के लिए आवश्यक थे, जिससे जर्मनों को समुद्र तटों पर अपनी स्थिति मजबूत करने से रोका जा सके। 80 सेकंड और 100 पहले एयरबोर्न डिवीजनों के अमेरिकी पैराट्रूपर्स यूटा बीच के पीछे उतरे, जिनका काम आक्रमण क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से को सुरक्षित करना था। बिखरी हुई लैंडिंग और अलगाव के बावजूद अमेरिकी पैराट्रूपर्स ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जर्मन इकाइयों के साथ भयंकर गोलीबारी में शामिल रहे। ब्रिटिश और कनाडाई पैराट्रूपर्स ऑन नदी के पूर्व में उतरे। उनका उद्देश्य महत्वपूर्ण पुलों पर कब्जा करना और जर्मन सुदृढ़ीकरण को समुद्र तटों तक पहुंचने से रोकना था। डी-डे पर मित्र देशों के पैराट्रूपर्स द्वारा किए गए बलिदान आक्रमण की सफलता के लिए आवश्यक थे। भाग 7 डी-डे की विरासत। द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़। डी-डे 6 जून 1944 हमेशा के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में इतिहास में दर्ज रहेगा। नॉर्मंडी पर मित्र देशों के सफल आक्रमण ने पश्चिमी यूरोप में नाजी जर्मनी के अंत की शुरुआत का संकेत दिया। नॉर्मंडी के समुद्र तटों पर शुरू हुई फ्रांस की मुक्ति अंततः नाजी शासन की हार और पूरे यूरोप में लाखों लोगों के लिए स्वतंत्रता की बहाली का कारण बनी। डी-डे पर जीत की कीमत चौंका देने वाली थी। हजारों मित्र देशों के सैनिक मारे गए, घायल हुए या कार्रवाई में लापता हो गए। फिर भी नुकसान और विनाश के बीच आशा भी थी। डी-डे अत्याचार पर स्वतंत्रता की विजय का प्रतिनिधित्व करता है, अपने सबसे अंधेरे समय में लोकतंत्र के लिए एक जीत। डी-डे की विरासत नॉर्मंडी के समुद्र तटों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह उन मित्र देशों की सेनाओं के साहस, बलिदान और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, जो नाजी अत्याचार से यूरोप को मुक्त कराने के लिए लड़े और मरे।